नमस्कार। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के सौजन्य से डेयरी डायरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रुचि अग्रवाल है और मैं इस पॉडकास्ट की होस्ट हूँ। आज हम लोग देशी नस्ल सुधार पर बात करेंगे। पिछले दिनों में दूध और दूध के उत्पादों पर जीएसटी कम हुआ है और दूध की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न जो किसानों के मन में या फिर व्यापारियों के मन में आता है, वो ये है कि हमें ऐसी कौन सी गाय रखनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छा और ज़्यादा दूध मिले और हमें भी फ़ायदा ज़्यादा हो। और इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर हम ये पूछेंगे अपने तकनीकी विशेषज्ञ से कि हमें ऐसी कौन सी नस्ल या ऐसी कौन सी गाय की ब्रीड हमें पालनी चाहिए जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा उत्पाद मिले। अब हमारे देश में जो कैटल की संख्या है वो 19 करोड़ से भी ज़्यादा है और हम ये सोचते हैं कि हमें देशी नस्ल रखनी चाहिए या विदेशी नस्ल रखनी चाहिए। तो इसलिए हम ये पूछते हैं अपने विशेषज्ञ से आज कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है, हमें कैसे चूज़ करना चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो नस्ल हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं और उसमें बढ़ावा कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक जुनेजा से। नमस्कार। स्वागत है डॉक्टर आलोक जुनेजा। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर जुनेजा को ऑलमोस्ट 40 सालों का एक्सपीरियंस है डेयरी इंडस्ट्री में। इन्होंने ऑलमोस्ट 3 दशक निकाल दिए राजस्थान एनिमल स्टेट हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं एज एडिशनल डायरेक्टर। और पिछले 10 सालों से वो बायफ के साथ जुड़े हुए थे एज वाइस प्रेसिडेंट और अब वो सीनियर एडवाइज़र के तौर पर बायफ को अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम डॉक्टर जुनेजा से ही पूछते हैं कि ये ब्रीड और नस्ल सुधार की जो हम बातें कर रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी ज़रूरत क्या है? डॉक्टर जुनेजा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हम इतनी सारी ब्रीड्स और नस्लों की बात करते हैं, इनकी क्या अहमियत है एक किसान के लिए जब हम पशुपालन की बात करते हैं? रिचि, अभी जैसा आप पहले बता रहे थे, हमारे यहाँ पर देश में लगभग 19 करोड़ के आसपास गायों की पॉपुलेशन है, 12 करोड़ के आसपास भैंसों की पॉपुलेशन है। अब इस 19 करोड़ में से अगर हम मोटे तौर पर देखें, तो लगभग 70% से अधिक हमारे पास में हमारे देसी नस्ल या अवर्गीकृत मतलब जिनका कोई ब्रीड डिफाइंड नहीं है, जो कि किसी नस्ल विशेष को बिलॉन्ग नहीं करते हैं। शेष जो हमारे पास में विदेशी नस्ल के पशु हैं, उनकी संख्या केवल 26% है, तो बहुत कम प्रतिशत है। परंतु दूध का उत्पादन अगर हम देखें, तो अगर कुल दूध उत्पादन का अगर प्रतिशत में काउंट करें, तो ये विदेशी नस्ल या क्रॉस ब्रेड जो एनिमल है, उसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा होने के कारण वो लगभग 30% से अधिक वो कवर करता है और हमारी जो इंडिजिनस या देसी नस्ल है वो 10% के आसपास और जो अवर्गीकृत है वो 11% के आसपास। कहाँ 70% से अधिक पशु केवल 21% दूध का उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पर 26% पशु जो कि हमारा 30% से ज़्यादा का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग या विदेशी नस्लों का अंधाधुंध उपयोग हुआ और हमने हमारी देशी नस्ल का विकास किया नहीं है। ये कहो कि उस समय वक्त की आवश्यकता थी कि हमें हमारे अवर्गीकृत पशु बहुत ज़्यादा थे, उनका दूध का उत्पादन बहुत कम था। तो इसको लगभग 5 दशकों से 6 दशकों से हम जब विकास की बात कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर हमने होल्स्टीन फ्रिजियन या जर्सी जो हमारी विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनको ही बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और जिन क्षेत्रों में हमारी ये देसी नस्ल की गाय पाई जाती हैं, जी। वहाँ पर भी इनका विकास थोड़ा रुक गया या ये कहें उतना संरक्षण संवर्धन उनका नहीं हो पाया। ओके। और आज के वक्त की जो ज़रूरत है, वो जब हम एक लेवल पर पहुँच गए हैं, जब हम विश्व के अधिकतम दुग्ध उत्पादक देशों में हैं, तो आज वो परिस्थिति है जब हमारे को हमारी देसी नस्ल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। तो सर ये इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छी ब्रीड कौन-सी होती है और ख़ास तौर पे दूध देने के लिए कुछ ख़ास ब्रीड्स होती हैं क्या?
देखिए 3 तरह की नस्लें होती हैं, एक दूध देने वाली, एक दूध प्लस भारवाहक या जोत के लिए या खेती के लिए, अच्छा। और एक होती है केवल खेती में काम में आने वाली। ओह! तो इसमें से हम अभी आज के समय में जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि परिवहन के साधन और ट्रैक्टर वगैरह के आ जाने के बाद में अभी आवश्यकता नहीं रही, जो भारवाहक या जोत वाले पशुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी। कुछ ग्रामीण परिवेश में उसका भी इस्तेमाल अभी भी होता है, अच्छा। परंतु ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारे को अभी जो विकास करना है, वो हमें करना है दूध उत्पादन वाली नस्लों का। तो अच्छा। दूध उत्पादन की नस्लें जो हैं वो 4-5 मुख्य हैं। ओह! जैसे गिर के एनिमल हैं, जी, जो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं। जी। इनका जो मूल स्थान है वो गुजरात है। अच्छा। इसी प्रकार से साहिवाल है, वो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जी। इसी प्रकार से रेड सिंधी है तो वो उत्तराखंड में पाया जाता है। थारपारकर है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ऐसी कुछ दूध उत्पादन की नस्लें हैं जिनको अभी सही समय है कि उनको हमें विकसित करने की ज़रूरत है। अच्छा। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि विकसित करने की ज़रूरत है, क्या इनका सुधार भी हो सकता है कि ये अभी करंट ये हमारी ब्रीड है या ये नस्ल है, तो इसमें हम कोई ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं जिससे वो और अच्छा रिस्पॉन्स देने लगे या दूध और ज़्यादा देने लगे? देखिए, हमारी देसी नस्ल के अंदर जो विशेषताएँ हैं ना, वो विदेशी नस्ल में नहीं हो सकती। ओके। जैसे जो हमारे यहाँ का तापमान होता है, हुँ। बहुत ज़्यादा तापमान होगा, या विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, राइट। कहीं पर ह्यूमिडिटी है, कहीं पर जो कोस्टल एरिया है, या जो हमारा समुद्र का एरिया है, उसके आस-पास का क्षेत्र है, हुँ। वहाँ अलग तरह का तापमान होगा। जी। इसी तरह से बीमारियाँ हैं विभिन्न प्रकार की। तो हाँ। हमारी देसी नस्ल में वो क्षमता है, हुँ। वो उन बीमारियों के विरुद्ध लड़ सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत अच्छी है। अच्छा। वो उस तापमान में अपने आप को सुरक्षित रख पाती हैं। हुँ। उनकी मेंटेनेंस बहुत कम है, उनको बहुत ही कम चाहिए, वो बहुत ही कम मेंटेनेंस में भी अधिक उत्पादन दे सकती हैं। ओके। पर उनमें जेनेटिक पोटेंशियल होते हुए भी हुँ, हुँ। हमने उसको उतना विकसित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज लोगों की जो प्राथमिकता बन गई, वो विदेशी नस्ल या क्रॉस ब्रेड एनिमल्स बच गए। आज हम केवल कह रहे हैं हमें देसी नस्ल पालनी चाहिए, जी। वो पालना मात्र सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि फार्मर जो हमारा है, कृषि जो पशुपालक भाई बहन हैं, हुँ। उनको चाहिए उनका आर्थिक संबलता, उनको चाहिए कि उनके पशु जब वो रखें, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर छोटे पशुपालक है ना, जिनके पास 2 जानवर, 3 जानवर, जी। 4 जानवर होते हैं, जी। तो स्मॉल होल्डर फार्मिंग हम कहते हैं। हुँ। विदेशों में ज़्यादातर डेयरी फार्मिंग होती है, जिनके पास 10, 20, 50, 100, 150 जानवर होते हैं। जी। हमारे यहाँ 2, 3, 4 जानवर रखने वाले, हुँ। उनके पास में उनकी ये इच्छा होती है कि मैं अगर डेयरी पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे को इतना उत्पादन हो जाए कि मेरा ये आर्थिक संबल प्रदान करे, मुझे कुछ इससे कर मेरी जीविका का साधन बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं, वो रोज का 3-4 लीटर से ज़्यादा दूध ही नहीं दे पाती। एक ब्यात का ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से लेकर के 1800 लीटर। जी। ये अच्छी देसी नस्ल की गायों की बात कर रहा हूँ मैं। ओह! जो एवरगिक रहते हैं, उनका तो बहुत कम दुग्ध उत्पादन है। हाँ, 1 से 1.5 लीटर तक भी 1 सुना से है। 1.5 लीटर तक जी, भी है। हाँ। इवन आधा लीटर वाली गाय भी है हमारे यहाँ, अच्छा, बहुत है। ओह! तो जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, वो उनका औसत ही 9 से 10 लीटर है। हाँ। अच्छी हैं वो 40-40 लीटर प्लस 50-50 लीटर तक दूध देती जी, हैं। जी। मैंने जो जेनेटिक पोटेंशियल की बात की, हाँ। तो हमारा गिर का जो पशु है, उसका पोटेंशियल तो बहुत है। जी। उदाहरण के तौर पर हुँ। 1870 से लगा करके 1960 वर्ष के बीच में लगभग 6000 पशु जेबू के, यानी कि हिंदुस्तानी नस्ल के, ब्राजील लेके गए गए। अच्छा। उनमें से 700 पशु जो थे वो गिर के थे। ओह! उनमें से एक बड़ा पॉपुलर बुल हुआ करता था, हाँ। सांड हुआ करता था, कृष्णा। वो 1960 में ब्राजील ने इंपोर्ट किया। अच्छा। अब उनके यहाँ पर औसत गिर का, वहाँ गिरलैंडो के नाम से उनका नाम दिया हुआ है, जी। औसत दुग्ध उत्पादन 10 लीटर है, हुँ। परंतु उनके यहाँ 10 लीटर से 60 लीटर तक गिर की गाय दूध देती है। वाओ! इसका मतलब हमारी गाय में पोटेंशियल तो है, हाँ। कैपेसिटी है, क्षमता है, हुँ। पर हम उसका पूरा दोहन नहीं कर पा रहे। हाँ। तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है।
अच्छा, तो अगर हम ये कहें कि जो मैं समझ पा रही हूँ कि देशी ब्रीड अगर हम पालते हैं, तो किसानों को उसको पालने में सहूलियत भी होगी क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट या क्लाइमेट से अडैप्ट हो सकती हैं और उनके पीछे उतना मेहनत या खर्चा भी नहीं करना जी, पड़ेगा। जी। अ, लेकिन जो तकलीफ हमें अभी आ रही है, वो ये है कि हमें अगर हम आज की डेट में जो हमारी देशी नस्ल हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो हमें उन्हें चारा तो खिलाना पड़ेगा लेकिन दूध उत्पादन बहुत कम हो रहा है। जी हाँ। तो हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है कि यही गाय हमारी जो है आने वाले समय में 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर तक दूध देने लगे? यस, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर हम आज से 40 साल पहले का जर्सी का या होल्स्टीन का मिल्क का प्रोडक्शन देखते हैं, दूध का उत्पादन अच्छा। देखते हैं, हाँ, हाँ। वो भी आज से लगभग आधे से भी कम था। जी। तो उन्होंने विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके, फार्मर्स का अवेयरनेस करके, हुँ। उन्होंने भी तो दूध उत्पादन इसी तरह से बढ़ाया है। जी, हम लोगों ने अभी तक बहुत ही स्लो प्रोसेस रखा। जी। हम लोगों ने इसका विकास करने की बजाय जितना दे रही है गाय, उतने तक ही सीमित रखा और अंधाधुंध क्रॉस ब्रीडिंग करते गए, जी। ज़्यादा दूध लेने के लिए। जी। जबकि इसके अंदर जो विदेशों में उन्होंने इस्तेमाल किया, वो किया जीनोमिक सेलेक्शन। जीनोमिक सेलेक्शन का मतलब उस गाय के जो माँ है, जो अच्छा दूध देती है, उसका बछड़ा जो पैदा हो रहा है, जी। उसका ब्लड निकाल करके उसकी जीनोटाइपिंग की, यानी कि उसका अच्छा। डीएनए निकाला। आपने जीन का बात सुनी होगी। हाँ। तो जीन से उन्होंने ये पता लगाया कौन सा जीन दूध देने के लिए अच्छा है। रिस्पॉन्सिबल है, हाँ। कौन से जीन का वो उन्होंने टाइपिंग कर लिया। जी। तो ये पता करके हाँ। और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन यानी कि चारे आदि का बहुत अच्छा प्रबंधन किया, बहुत बीमारियों का नियंत्रण किया जी। और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाई बहुत सारी हुँ। और फार्मर्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, मैनेजमेंट का उनको अवेयरनेस क्रिएट किया। हुँ। तो ये सब डेटा रिकॉर्डिंग किया, बिल्कुल सब तकनीकी साइंटिफिक तरीके से जब काम किया, जी। तो उनको भी ये प्रोसेस करने में 30-40 साल लग गए, तो उन्होंने उसको विकसित कर लिया। हुँ। अभी तक हम जो कर रहे थे वो स्टैंडर्ड जो तरीके हैं, उसमें अगर एक अच्छा हमारे को अगर बुल सेलेक्ट करना है, जो अच्छा सीमन प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम आने वाली नस्ल की गायों को गर्भित करेंगे, उसमें 7 से 8 साल का समय लग जाता था। हुँ। पर ये जीनोमिक सिलेक्शन से क्या होता है, उसका आपको 1 महीने में ही पता चल जाता है कि वो बछड़ा आने वाले समय में ऐसी बछड़ियाँ पैदा करेगा, ओह! जिसका उत्पादन 10 लीटर, 20 लीटर तक होगा। ओह वाओ! अच्छा। तो इसमें हुँ। अभी बहुत अच्छा काम हुआ है। भारत सरकार ने भी मिल कर के विभिन्न-विभिन्न जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, जी। जैसे एनडीडीबी है, हुँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन बायोटेक्नोलॉजी है, जी। एनबीएजीआर के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, हुँ। एनजीओ है बायफ, हाँ। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिसने इसमें निभाई है। जी। तो ये सब संस्थाओं का एक कंसोर्शियम या मिल कर के एक इनका पूरा एक गठन किया है। हुँ। ये सब मिल कर के जब एक साथ मिल कर के काम करेंगे, हुँ। तो आपको 100% उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, हुँ। आपको रेफरेंस के लिए, यानी हुँ। कि आपको ये पक्का पुख्ता करने के लिए हुँ। कि यस, ये वाली जो जीन की सीक्वेंस है, ये वाली जो जीन का तरीका है, हाँ। ये दूध उत्पादन के लिए बेस्ट है। हाँ। ये पता लगाने के लिए आपको उस तरह की एक चिप बनानी पड़ती है। ओह! तो वो अच्छा। चिप बहुत प्रयास करके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लॉन्चिंग भी किया था, जिसको अच्छा। गो चिप और महिष चिप के नाम से ये सारी संस्थाओं ने मिलकर के इस पे काम किया। ओह! उसके अच्छा। बाद में वो चिप भी इनॉग्रेट हुई है। हुँ। हुँ। तो अभी उसका उपयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो देसी नस्ल के जो बछड़े हैं, जी। उनका हम ऐसों का चयन कर लें जो आने वाले समय में जिनके सीमन के कलेक्शन से आने वाले समय में कृत्रिम गर्भाधान जब हम करेंगे, जी। तो जो बछड़ियां पैदा होंगी वो अधिक दूध उत्पादन वाली होंगी। वाओ! तो अगर 10 से 20 लीटर तक अगर दूध देने वाली गाय बन गई, हाँ। तो पशुपालक के लिए विदेशी नस्लों पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। हमारी नस्ल है जो यहाँ पर तापमान के लिए भी सुरक्षित है, बीमारियों से भी रक्षित है, उसको कुछ मेंटेनेंस भी बहुत कम है। अगर आप विदेशी नस्ल लाते हो तो उसके लिए आपको पंखा चाहिए, उसके लिए आपको हाँ। फॉगर चाहिए, हाँ। उसके लिए कहीं में कूलर चाहिए। हाँ। बीमारियां आने वाले समय में वो एफएमडी हो जाती है, फुट एंड माउथ, खुरपका मुंह बिल्कुल। पका रोग, हाँ। अलग अलग अभी लंपी बीमारी का रोग का आया प्रकोप जी। बहुत ज्यादा हो गया। हुँ। तो ये इन बीमारियों को बहुत जल्दी आकर्षित करती है, हाँ। क्योंकि ये नस्लें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर
एकोमोडेटेड एक्लेमेटाइज्ड नहीं है। हाँ। अभी भी इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाओं एनडीडीबी बायफ जैसियों ने आज से 50 साल पहले ये विदेशी नस्ल के सांड वो लेकर के आए थे देश में। अच्छा। इसलिए वो यहाँ पर थोड़े हमारे जो वातावरण है उसमें थोड़े ढल गए हैं जी इस जी। वजह से। वाओ। तो हमारी देशी नस्ल जो है, आपने बताया कि वो विदेशों में भी मौजूद है, जैसे आपने कहा कि ब्राज़ील में लेके गए थे। जी तो अभी उस तरह की नस्लें भारत में तो शायद अवेलेबल अभी नहीं हैं। तो हम क्या वहाँ से ला करके हम उस पे काम कर रहे हैं, या हम यहाँ पे ही उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? रिची, दोनों तरह के प्रयास हैं। भारत सरकार ऐसा भी प्रयास कर रही है कि उन नस्लों के भी कुछ डोजेज यहाँ पर लाए, अच्छा। पर उनको भी हम कंट्रोल्ड तरीके से उनको केवल ट्रायल बेसिस पर ही जो फार्म है उन्हीं पर ही ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। एकदम से विदेशी खून को यहाँ ला करके और इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता है, बिल्कुल। उसके पूरे हाँ। प्रोटोकॉल होते हैं। हाँ। परंतु यहाँ की जो हमारी नस्ल है उसकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। अच्छा। उसका मिल्क का रिकॉर्डिंग करके, यानी कि दिखने में जानवर कैसा है उसका पूरी बयात में, यानी कि पूरे 305 दिन जी। हर महीने उसका अगर हम रिकॉर्डिंग करें तो उसका टोटल दूध का उत्पादन कितना होता है और उसके अंदर साइंटिफिक तरीके से उसका विकास करें। जी। जो मैंने शुरू में कहा, हाँ। 10-20% तो ऐसे ही बढ़ जाएगा अगर उसका हमने संतुलित पशु आहार दिया, जी जी। उसकी बीमारियों का नियंत्रण किया, जी। जो उनके अंदर डिजीजेज होती हैं उनका टीकाकरण किया, जी। उनको पेट के कीड़ों की दवा समय पर दी, उनको मिनरल मिक्सचर खिलाया, बिल्कुल। उनका इस तरह से अगर हमने खान पान, बीमारियों का नियंत्रण, प्रॉपर क्लीन मिल्किंग, जी। आज की तारीख में जो आवश्यकता है वो ये है कि इनका शुद्ध दुग्ध उत्पादन हो, जी। इनके अंदर कोई बीमारी नहीं लगी हो, जी। जो उसकी ठान है वो साफ हो, हाँ। वो बिल्कुल उसका गोबर और मूत्र वगैरह है उसका प्रॉपर तरीके से उसको साफ किया जाए, उसके अंदर कोई मक्खी मच्छर ऐसी गंदगी और बीमारियों के दूसरे जो कारण हैं, जो वेक्टर हैं, वो वहां पर नहीं पनपते हों। हाँ। तो अच्छा अगर एनवायरनमेंट होगा, अच्छा हमने प्रयास किया साइंटिफिक तरीके से, तो दूध का उत्पादन तो बढ़ेगा ही ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि दूध की क्वालिटी और उत्पादन दोनों इम्प्रूव होने पर हमारे देश से एक्सपोर्ट्स की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर दूध ही अच्छा होगा तो जो हम उससे उत्पाद बनाएंगे वो भी बहुत टॉप क्वालिटी के होंगे। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि अब आज की डेट में क्या हम अब जो अपनी देशी नस्लें हैं उनका प्रोपोगेशन ज़ोर शोर से चालू कर सकते हैं? अगर मैं एक किसान हूँ तो क्या मैं देशी नस्ल की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकती हूँ? बिल्कुल रिची, आज की तारीख में सभी सरकारी और गैर सरकारी एनजीओ संस्थानों में जी। देशी नस्ल के अच्छे सांड का सीमन या वीर्य उपलब्ध है कृत्रिम गर्भाधान के लिए, नंबर 1। ओके। नंबर 2, जो आपने कहा इनको विकसित करने का काम ऑलरेडी प्रारंभ हुआ है, परंतु जो हमारी फार्मर है, हमारे जो पशुपालक है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा दूध चाहिए। जो इनका ब्रीडिंग का क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा गिर का गुजरात है या अजमेर राजस्थान का एरिया है या साहिवाल के लिए पंजाब है, यूपी है, तो जो उनका क्षेत्र है वहां पर तो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो नॉन डेस्क्रिप्ट है, यानी कि जो अवर्गीकृत है, जिसमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं है, उनमें अगर वो क्रॉस ब्रीडिंग करके एक दो जानवर वो रखता है, एक दो हमारी देसी नस्ल के रखता है, इस प्रकार से वो देसी नस्ल को भी बढ़ावा दे देगा और अपना दूध की आवश्यकता को भी पूरी कर लेगा। परंतु आपको अपनी खुद की स्वदेशी नस्ल को तो संरक्षित और संधारित और संवर्धित करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको उन पर निर्भरता कम करनी चाहिए, क्योंकि आपका खुद की ब्रीड में इतना पोटेंशियल है, इतनी उसमें क्षमता है, तो उसको विकसित करना चाहिए और कर रहे हैं जी। अभी वो समय आ गया है। और शायद वो हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल और अच्छा भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए उसके पीछे खर्चा भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपने बताया कि सरकार ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और बहुत सारे नए-नए इनिशिएटिव्स चालू किए हैं। पर हम लोग जैसे कि जो बाकी संस्थाएं होती हैं, एनजीओज़ होते हैं और किसान होते हैं, बड़े किसान या फिर हम लोग जैसे प्रोफेशनल्स, हम लोग क्या कर सकते हैं इस नस्ल सुधार को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि लोग और ज़्यादा देशी ब्रीड्स का उपयोग करना शुरू करें? जी, तो अभी भारत सरकार ने कुछ योजनाएं स्पेसिफिक इसके लिए प्रारंभ की, जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है,
या जीनोमिक सिलेक्शन है, ये भारत सरकार ने ऑलरेडी प्रारंभ की है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की। जी। इसके अतिरिक्त जैसे आपने एनजीओ कहा, तो बायफ जैसे संस्थान जो हैं, बायफ एक प्रमुख एनजीओ है, तो बायफ जैसे संस्थानों ने भी ये काम शुरू किया है। जी। इसके अतिरिक्त जैसे जीनोमिक सिलेक्शन की मैं बात कर रहा था, तो ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। अभी इसमें और काम चल रहा है, अभी विकास हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसको करना पड़ेगा। दूसरा, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग। सेक्स सॉर्टेड सीमन का मतलब है जिससे 90% से अधिक बछड़ी उत्पादन की गुंजाइश होती है। आज की तारीख में 50% नर होता है, 50% फीमेल होती है। तो जो देसी नस्ल के अपने जानवरों को गर्भित करवाता है, उसको लगता है 50% तो बछड़ा हो जाएगा, अब उसका मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। तो अभी ऐसा उत्पादन या ऐसी सीमन अवेलेबल है मार्केट में, हमारी खुद की देसी नस्ल का सॉर्टेड सीमन अवेलेबल है, जो 90% जिसकी गारंटी है कि जिससे बछड़ी ही पैदा होगी। थोड़ा सा महंगा है, परंतु उससे 90% बछड़ियां पैदा हो जाएंगी। कुछ ऐसी तकनीक है जो बड़े फार्मर तो कर ही सकते हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, कुछ गौशालाएं हैं, कुछ और फार्म हैं, उन पर रिसर्च करके ये एनजीओज, बायफ जैसे संस्थान बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर उनके माध्यम से हम इंडिजिनस या हमारी देसी नस्ल का विकास कर पाए। तो आपने एक प्रश्न और किया था, आप अगला प्रश्न पूछो, उससे पहले मैं निरंतरता में उसका भी जवाब दे देता हूँ कि हमारा क्या रोल है, या हमारे बड़े लोग, हमारे बड़े जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स या हम लोग उसमें क्या सहयोग कर। यस, हम सब मिल करके इसके लिए हमारे पशुपालकों के अंदर कुछ जागरूकता पैदा करें, बिल्कुल कुछ उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि हमारी देसी नस्ल में बहुत क्षमता है, वो विकसित हो सकती है, थोड़ा सहयोग करें। तो अगर फार्मर भी थोड़ा सहयोग करेगा, जो अच्छी नस्ल की गाय है उसको चयनित करेगा, जिसके अंदर अच्छा दुग्ध उत्पादन है उसको रिकॉर्ड करेगा और उसको गर्भित करवाएगा उससे अच्छी नस्ल की देसी नस्ल के सीमन से। मान लीजिए मेरी गाय जो है वो 10 लीटर दूध देती है, तो मैं ऐसे सीमन से उसको गर्भित कराऊं जो 15 लीटर देती हो, तो आने वाली नस्ल में जो बछड़ी होगी वो और अच्छी होगी। तो ऐसा फार्मर को भी सहयोग करना पड़ेगा और हम लोगों को भी उसको सिखाना पड़ेगा। दूसरा ये बताना पड़ेगा कि आपको संतुलित पशु आहार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल सूखा चारा दिया और उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। या उसको मिनरल मिक्सचर बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, पर उसको लवण, खनिज लवण देने ही पड़ेंगे। या इस तरह की चीजें जो हैं, जो मैंने कहा, बीमारियों से बचाना पड़ेगा। एक्चुअली जब किसान विदेशी ब्रीड रखते हैं तो उनको बहुत अवेयरनेस रहती है, जानकारी रहती है कि उन्हें क्या क्या कैसे खिलाना है, कैसे पंखा लगाना है, कैसे ध्यान रखना है। लेकिन जब वो अपनी देशी ब्रीड रखते हैं तो उनको शायद ये थोड़ा सा मन में रहता होगा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो स्लिप ऑफ भी हो जाते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हमें बताया है कि ये अवेयरनेस जो हम ला सकें अगर किसानों में, कि अगर हम अपनी ही देशी, जो अपने देश की जो ब्रीड हैं, नस्ल हैं, उनके अगर हम उपयोग में उनको हम लाते हैं तो उससे जो है वो किसानों को ज़्यादा फायदा हो सकता है आने वाले समय में। तो सर एक नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसान के पास, जैसा आपने बोला कि कुछ जो है उसके पास मिक्स ब्रीड है, कुछ जिसमें इन नॉन डिस्क्रिप्ट है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सी ब्रीड है, तो अब हमें किस प्रकार से उसको शुरू करना है? जो भी ब्रीड है, जब हम उसका इंसेमिनेशन करा रहे हैं तब हम देशी से करा सकते हैं किसी में भी, या कैसे उसका रिची, इसका देखो बहुत ही सोच समझ करके जो निकटतम पशु चिकित्सा संस्था है या जो भी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, चाहे वो एनजीओ चलाता हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, उनको उससे राय लेनी चाहिए। अच्छा। और अगर वो प्योर देसी नस्ल का है तो उसको प्योर देसी नस्ल से ही गर्भित कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्रॉस ब्रेड है तो उसको अगर क्रॉस ब्रीडिंग ही करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें विदेशी नस्ल का खून ज्यादा हो गया है तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉसिंग, उसमें भी हम देसी नस्ल से क्रॉस करा सकते हैं। अच्छा। 2। तीसरी बात, जो हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट है उसके अंदर ये फार्मर की चॉइस पे छोड़ना पड़ेगा कि अगर वो चाहे तो अगर 1-2 जानवर ऐसे रखना चाहता है, जब तक हमारी देसी नस्ल का दूध उत्पादन इतना नहीं हो जाता कि उसकी आर्थिक संबलता बन जाए, तब तक उसके ऊपर छोड़ दें कि वो क्या करना चाहता है। बाकी विदेशी या
क्रॉस ब्रेड को क्रॉस ब्रेड से कर लो, जी। देसी को देसी से करो, और जो हमारी जो अभी बिगड़ी हुई जो ब्रीड हैं उनको अगर हमने देसी में कन्वर्ट करना शुरू किया जी। और जो अच्छी नस्ल के सांड हमने आइडेंटिफाई कर लिए, चयनित कर लिए और उनको सीमन स्टेशन पे लेके गए, तो आने वाले समय में हमें अच्छा इसका विकास हो जाएगा। ओह वाह! बहुत बढ़िया। तो क्या ये जो देसी नस्ल की हमारी इनिशिएटिव है, ये सिर्फ़ बड़े किसानों के लिए या प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए ही उपयुक्त है, या छोटे किसान भी इसका उसी तरह से लाभ ले सकेंगे, जैसा हम सोच पा रहे हैं? ये हमारे यहाँ तो मैंने पहले ही कहा ना, 70-80% जो है वो स्मॉल होल्डर फार्मर है या बिल्कुल। छोटे ही फार्मर है, जी, जिसको जी। हम लघु और सीमांत किसान बोलते हैं, जी। जिनके पास 1, 2 या 4 पशु होते हैं। हाँ, तो अभी 1, 2, 4 जो पशु रखते हैं, हाँ, उनके लिए देसी नस्ल रखने से फायदा है, एक तो लो इनपुट है, हाँ, दूसरा ये है कि इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, बिल्कुल। और दूसरा ये बीमारी भी नहीं लगती, हाँ, ये टेम्परेचर को भी सहन कर जाती जी, हैं। जी। परंतु उसको कुछ आर्थिक संबल के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जी। अगर वो छोटे फार्मर भी अगर इसको अपनाएंगे तो ये फायदे का ही सौदा है। और अच्छा। आने वाले समय में ये जीनोमिक सिलेक्शन के माध्यम से, जी। या जो हमने भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात की, सॉर्टेड सीमन जी। या एम्ब्रियो ट्रांसफर, या इनकी वजह से जी। आने वाले 8-10 साल में जब हमारे पास में ऐसी नस्ल का, हमारी खुद की नस्ल का ऐसा सीमन अवेलेबल होगा जो 10 से 20 लीटर तक दूध देने वाली बछड़ियां पैदा करता हो, जी। तो उससे फार्मर उसी को उपयोग करेगा ना, तो उसको फिर विदेशी पे निर्भरता बिल्कुल नहीं रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं इन अ नटशेल ये समझना चाहूँ कि आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि अगर हम नस्ल सुधार करते गए आने वाले कुछ सालों में, तो हमारी जो देशी नस्लें हैं वो भी 30-40 लीटर तक आराम से दूध देने की क्षमता रखती हैं, और उससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हमारे परिवेश में जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी और हमें उन पे खर्चा भी कम करना पड़ेगा। रिची, अभी क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा आजकल सुनने को मिल रहा है ना, जलवायु परिवर्तन, कहीं पर पानी बहुत बरस रहा है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर ये सारी हो रहा है ना, तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये जो पशु हैं ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका मीथेन एमिशन भी होता है। ओह! तो इसको भी अगर कंट्रोल करना है तो कम संख्या में पशु रखो पर ज्यादा उत्पादक पशु रखो। बिल्कुल, तो हाँ। अगर वो करना है तो आने वाले समय में 30-40 लीटर तो एक सपने की तरह ही लगता है, जी। परंतु मोटे तौर पर जो हमारे सारे फार्मर्स हैं उनके पास अगर 10 लीटर 15 लीटर क्षमता वाले भी पशु अगर हो गए, जी। तो भी एक बड़ा अचीवमेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। और स्वदेशी का नारा तो हमारे लिए हमेशा से बिल्कुल। बहुत रहा है, तो वो हमारे लिए शायद ज़्यादा कामगार साबित होगा। सर, आपसे मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, और आप हमें ज़्यादा सोच के नहीं, ऐसे ही जवाब दीजिए कि आपके मन में क्या फर्स्ट आंसर आता है उन क्वेश्चंस का। नॉर्थ इंडिया के लिए आप कौन सी कैटल ब्रीड रेकमेंड करेंगे? नॉर्थ इंडिया के लिए केवल एक ब्रीड नहीं करेंगे, उत्तराखंड के लिए रेड सिंधी, उत्तर प्रदेश के लिए साहिवाल, जी। राजस्थान के लिए गिर और थारपारकर, जी। और मध्य प्रदेश के लिए भी गिर। अच्छा। और ब्रीड या नस्ल के सुधार के लिए और प्रिजर्व करने के लिए हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है जो एड्रेस करने की ज़रूरत है? सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि हम जो इंडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग कर रहे हैं ना, मतलब जिसके अंदर पता ही नहीं चल पा रहा, जी। किसी भी जानवर को किसी से भी ब्रीड करवा रहे हैं, जी। और क्रॉस ब्रीडिंग का जो अंधाधुंध अंधाकरण हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है, और साथ में फार्मर्स का अवेयरनेस या उनकी जागरूकता, हमारे पशुपालकों को थोड़ी अवेयरनेस करने की जरूरत है। जी। एक कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारे किसानों के लिए दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने में सहायक हो सकती है? मुझे लगता है संतुलित पशु आहार, और जो बीमारियां हैं उनका नियंत्रण करने के लिए समय पर टीकाकरण। जी। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि मतलब हम एज़ इन हम प्रोफेशनल्स, कि हमारे जो दूध के जानवर हैं, कैटल हैं, उनके दूध उत्पादन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे जो मौजूदा समय में जो पशु हैं उनके अंदर प्रॉपर तरीके से सोचे समझे ब्रीडिंग प्लान के हिसाब से उनका कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, जी। और सभी चीजें संतुलित पशु आहार, रोग नियंत्रण, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और जो दूध का उत्पाद हो रहा है उसकी एक प्रॉपर उसका
मार्केट हो, उसका निश मार्केट जो कहते हैं ना, हमारे अगर ये देसी नस्ल का अगर दूध का उत्पादन हो रहा है या उसके जो उत्पाद है, उसके लिए एक पृथक अगर हम प्रयास करके एक अलग से मार्केट उसको उपलब्ध करवा पाएँ, तो फार्मर्स को उसकी वैल्यू मिल जाएगी, चाहे दूध कम उत्पादित हो, परंतु उसको उत्पादन का पैसा मिल जाएगा। जी, जी। तो एक लाइन में अगर हम ये कहना चाहें कि हमें नस्ल सुधार से क्या फ़ायदा होगा, तो आप क्या कहेंगे? एक लाइन में कहेंगे तो हमारी विदेशी नस्लों पर जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। हमारी खुद की नस्ल, देसी नस्ल जो कि यहाँ के लिए बहुत ही सुदृढ़ है, वो विकसित होगी और पशुपालक भाई-बहन जो हैं, वो उनका आर्थिक उत्थान होगा। एक्सीलेंट। तो सर, आपने हमें इतनी सारी और इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो मैं शायद 2 चीज़ें कहना चाहती हूँ कि आज के परिवेश में हमें ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपनी जो देसी नस्ल है, उस पर हम थोड़ा फ़ोकस करें और किसानों को अवेयर कराएँ कि ये नस्ल हमारे भारत देश के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। किसानों के आर्थिक सपोर्ट के लिए भी शायद ये नस्ल जो है लॉन्ग रन में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो मैं ये समझ पाई हूँ कि अगर हमें दूध उत्पादन और पशु के ध्यान रखने की बात अगर हम करते हैं, तो अगर हम संतुलित आहार और मिनरल मिक्सचर और बीमारियों के रोकथाम पर अटेंशन लाएँ, तो हमारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है लाइवस्टॉक की या कैटल की, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा और हमारी जो पशु हैं वो भी खुश और अच्छे रहेंगे, जिससे हमें अच्छा दूध उत्पादन कर सकेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा देश जो है वो दुनिया का 1/4 दूध प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम पूरे दुनिया में 1% भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर हमारा दूध भी अच्छा हो जाएगा तो हमारे दूध के उत्पाद भी अच्छे होंगे, हम खुद भी अच्छा सामान बना पाएँगे और हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर पाएँगे। तो आपको बहुत धन्यवाद है सर, इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए और हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपसे दोबारा इस विषय पर चर्चा करें। ज़रूर। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर।